तलवारों का जिहाद, जिहाद ए असगर। दो साल हो गए थे मुझे यहाँ पाकिस्तान में आकर। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, मगर मुझे लगने लगा था कि मैं फिर से वही 10 साल का छोटा बच्चा हो गया हूँ। आका की बातों में जैसे एक जादू था। वो कहते थे कि मजहब के दरोबाम खतरे में है और जिहाद असगर ही एक रास्ता है इस्लाम को बचाने का। किताबों की ऐसी बातें तो सिर्फ आका ही जानते थे, सिर्फ आका जानते थे। मेरे दोस्त आसिफ ने एक बार आका से पूछा था कि आका, ऐसे गुनाहों के बाद परवरदिगार की अदालत में जहन्नुम नसीब नहीं होगा? आका ने कहा, नहीं, मजहब की जंग में होने वाले गुनाह को अल्लाह माफ कर देता है। कयामत के दिन फिर कोई सवाल जवाब नहीं होता और कोई अदालत भी नहीं। बरसता है तो बस हैदर, मैंने सुना आज आका हम सबसे मिलने वाले हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी है। अरे ठीक से साफ कर उसे, वरना गोली की कारतूस के साथ घिस जाएगी और खराब हो जाएगी। हाँ। वैसे वो दूसरे वाले कैंप में बम बनाना भी सिखा रहे हैं, हमें कब सिखाएंगे? देख आसिफ, तू फिक्र मत कर, जब वक्त आएगा तब हमें भी सिखा दिया जाएगा। अरे आका रे, अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाओ सभी। जैसा मैंने तुम सभी को पहले दिन ही कहा था, मुझे नहीं पता तुम सब यहाँ किस मकसद से आए हो, लेकिन जिहाद असगर का हिस्सा होने वाले हर एक शख्स का एक ही मकसद है, तहफूज इस्लाम। आज दुनिया के कई कोनों से इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। ऐसे माहौल में इस्लाम के लिए बगावत नहीं होगी, यह बिल्कुल भी जायज नहीं। बोस्निया, फिलिस्तीन,
कश्मीर और ऐसे कई मुल्कों पे मुसलमानों के हालात देखकर ही अपने हाथों में हथियार उठाया है हमने। तुम सभी ने अपनी जिंदगी को मजहब के नाम करने का ये फैसला लिया है। खुदा के दरबार में तुम्हारा कद आज ही ऊंचा हो गया। आने वाले 1 महीने में तुम सभी लोगों को हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा। इस्लाम को चोट पहुंचाने की जो सोच भी रहे होंगे, उन सभी काफिरों को मारकर ही जिहाद असगर मुकम्मल होगा। जिहाद असगर, जिहाद असगर, जिहाद असगर, जिहाद असगर, जिहाद असगर, जिहाद असगर। आज सुबह 5:30 पर रजाकारों के रहनुमा कासिम रिजवी की मिलिट्री जेल से रिहाई हुई। तकरीबन 10 साल बाद उन्हें शर्त पर रिहा किया जा रहा है कि रिहाई के 48 घंटों के अंदर ही वो पाकिस्तान रवाना होंगे। इस खबर के असरात हैदराबाद और करीबी इलाकों में दिखाई देने शुरू हो गए हैं। दीवारों दर पे खून के छींटे हैं जा बजा। दीवारों दर पे खून के छींटे हैं जा बजा। बिखरा हुआ है रंगे हिना तेरे शहर में। खान साहब हमेशा यही शेर सुनाते जब भी वो हैदराबाद की आज़ादी की बात करते थे। फखरुल्ला खान, अल्लाह भी जिन पे फक्र महसूस करते होंगे, ऐसे हमारे खान साहब, उन्होंने ही तो भेजा था हमें हमारे आका के पास। ये हाथ में भी तो उन्होंने ही थमाई थी। बंटवारे के वक्त हैदराबाद की जंग में रजवी साहब और रज़ाकारों के साथ जो कुछ हुआ, उसका इंतकाम जो लेना था। 2 साल हुए थे उस दिन को। रजवी साहब की जेल से रिहाई हुई थी। मैं, आसिफ, हम सब बहुत खुश थे। लेकिन ये खुशी भी थी सिर्फ 48 घंटे की, क्योंकि 48 घंटों में ही रजवी साहब को हैदराबाद छोड़कर पाकिस्तान रवाना होना पड़ा। और उन पुलिस लोगों की वजह से आसिफ की अम्मी की मौत हुई। वो दिन आसिफ कभी भूल नहीं सकता। पोटा भी ना बड़ी बातें करता। अभी एक दिन होने को नहीं इसकी अम्मी को जाके और अपने दोस्तों के साथ फिर रहा। उसको कुछ नहीं बोलो रे अम्मी, वो शहनाज आ रही ना अपने शोहर के साथ, तो मैं ही भेजा उसको थोड़ा ज्यादा गोश्त लाने को। ज्यादा गोश्त खाई को?
को मांगता है ज्यादा गोश्त? 2 लोग क्या रहे तेरी जोरू के मुर्दे पे झूठ मूठ का आंसू बहाने, तू उनको ज्यादा गोश्त खिला के दे। झूठ मूठ का आंसू नहीं, उसको फिक्र है अपने लोगों का, इसलिए आ रही हो। और मेहमान बन के आ रही, इसलिए थोड़ा ज्यादा गोश्त किया, तो क्या गलत इसमें? तू तो हमेशा सही काम करता है रे, लेकिन इधर गोश्त तो मेरे को ही बनाना पड़ रहा ना। ये बाजू वाले लोग तो जरा भी मदद करेंगे नहीं। मेरे को तो लगता है कि हम सबको भी वो कासिम रिजवी की तरह पाकिस्तान जाना चाहिए। अब हमें जा, आए तेरा पोटा उधर गोश्त लेके, दरवाजा खोल। आसिफ, ये क्या हाल बना क्या है? किससे मारा खा के आया रे तू? मारा खा के नहीं दादी जान, देख के आया हूँ। वो साला पुलिस लोग को ना एक दिन खोल के रख देगा मैं। तेरे को कितनी बार बोला मैं, वो पुलिस लोग आके वो नहीं रखेगा, लेकिन तेरे दिमाग में बातें जो है ना मारता काय कर इसको? कुछ गलत बातें नहीं कर रहा वो। ये पुलिस लोग अगर अपना काम ईमानदारी से करता तो आसिफ का मैं जिंदा होता आज। लेकिन अम्मी नहीं अब्बू, इस वक्त दादी जान सही कह रही है। इस मुल्क में हम लोगों को कभी सांस लेने को नहीं मिलेगा। 10 साल पहले रज़ाकारा ने जो शुरू किया ना, वो फिर से शुरू होना चाहिए। काय को बता ना, काय को वो कासिम रिजवी जेला से छूटा इसके खातिर? ये मेरा पेट देख रहा है तो 10 साल पहले मैं भी यही बोला करता था। और क्या मिला मेरे को? क्या मिला? हाँ मालूम है। आपके अंदर जो रज़ाकारा का खून था ना, सब ठंडा पड़ चुका है। और एक दिन नहीं हुआ इसकी अम्मी को जाके शर्म करो दोनों। आज फिर से इन सब बातों को शुरू मत करो। आसिफ, अपनी अम्मी का बैंक लाकर खाली किया? हाँ, मम्मी के लाकर में ये बक्सा मिला मेरे को। बक्सा? कैसा बक्सा? मालूम नहीं, छोटा पोटे लोगों का सामान लगता है। सिर्फ ये तार किसी पोटे का नहीं लगता। दिखा मेरे को। अच्छा, ये तो तेरी अम्मी के पुराने रिश्तेदारों का लगता है। क्या अभी तक संभाल के रखा उसने? थोड़ी मेरे को ये सब नौटंकी मत दिखाओ। मैं देखा इस तार में कराची का पता है ना, कराची तो पाकिस्तान में है। तो उस मुल्क से आया हुआ पैगाम अम्मी के पास से क्या को मिलता है? बता ना, क्या को मिलता है? अरे तेरी अम्मी का कुछ रिश्तेदार लोग रहता है उधर, उन्हीं लोगों ने भेजा रहेगा। अम्मी के रिश्तेदार पाकिस्तान में? नहीं, अम्मी ने तो कभी ऐसा लोगों के बारे में कोई बात नहीं किया। और इतना सवाल काय को करता है? 10-12 साल पुरानी चीज रहेगी है, अभी इसमें इतना बाधा काय को करना? आसिफ, ये सब छोड़ और निकल। तेरे को कितना काम पढ़ाऊंगा? खान साहब गुस्सा करता रहेगा ना फिर। नहीं, अभी मैं वो आसिफ नहीं है जो आप लोग की बातों में आ जाएगा। मेरे को जब तक इसके बारे में नहीं बताओगे ना, मैं इधर से नहीं हिलेगा। ठीक है, इतना ही सुनने का है तेरे को तो सुन। लेकिन अम्मी। नहीं फैजल, कब तक छुपा के रखेगा इन बातों को? कौन सी बात आपको दादी जान? मैं बताता हूँ तेरे को, सुन। आसिफ, तू मेरा और फलक का असली औलाद नहीं है। क्या? 10 साल पहले बंटवारे के वक्त तेरी अम्मी ने तेरे को कैसे गोद लिया। आजादी के 1 साल बाद जब मैं कामा से दिल्ली गया, तब मेरी मुलाकात फलक से हुई। उसके कुछ दिनों बाद हम दोनों का निकाह हो गया। उसने मेरे को तेरे बारे में इतना ही बताया था कि तू शायद गलती से इस मुल्क में आ गया है, और तब से वही तेरा ख्याल रख दिया। तो मतलब मैं इस मुल्क से हुई नहीं, और मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान से होगा या कहीं और से, मगर तू इसी जगह में छोटा से बड़ा हुआ। तो क्या ही फर्क पड़ता है मैं इधर बड़ा हुआ? आप लोग मेरा असली खानदान नहीं हो ना। ये क्या मनुष्य बातें कर रहा है आसिफ? हम तेरा असली खानदान? अरे तेरे को अच्छा जिंदगी नसीब में मिले, इस खातिर में तेरे अम्मी और तेरे दादी खून पसीना करके कामा करते आ रहे, और आज तू मुंह उठा के बोलता है कि हम लोग हैं तेरे खानदान। तो नहीं करने का था खून पानी है। छोड़ आते मेरे को तुम लोग पाकिस्तान में। नहीं दादी जान,
बचपन से देखता आ रहा। आपने तो कभी मुझसे ढंग से बात नहीं की। और अब्बू, आपको तो मुझसे हमेशा तकलीफ ही पहुंची है ना। एक अम्मी ही थी जो मुझे प्यार करती थी, और कल अम्मी चली गई तो ऐसे लगा जैसे अपना कोई बचा ही ना हो। साला आज जाके पता चलता है कि यहाँ कोई अपना था ही नहीं। मैं जा रहा है। खान साहब सही कहता था। आसिफ क्या कर रहा है आसिफ? इस मुल्का में कुछ रखा ही नहीं। कहाँ जाएगा इसको? आसिफ! आसिफ! रज़ाकारा का खून, रज़ाकारा का खून, रज़ाकारा का खून। आसिफ की रगों में रज़ाकारा का खून। बेचारा आसिफ, ये परवरदिगार भी ना, वाह। नहीं, मुझे खुशी नहीं हुआ ये जान के कि आसिफ को उसका वालिदैन ने गोद में लिया था। उल्टा मुझे बुरा लगा इस बात का कि मेरा दोस्त 10 साल तक ये समझ नहीं पाया कि उसका दादी अब्बा उसके साथ ऐसा क्यों पेश आ रहे थे। खान साहब ने आसिफ और मेरे को पाकिस्तान भेजा था, हिंदुस्तान के खिलाफ इस जंग में शामिल होने। आसिफ थोड़ा झिझक रहा था पहले, लेकिन उसको जैसे ही पता चला कि वो शायद पाकिस्तान से हो सकता है, वो भी मेरे साथ जोश में पाकिस्तान आ गया। अपने असली खानदान की तलाश में ये कितने लोगों से मिला होगा, खुदा जाने। मौलवी साहब। हाँ बेटा, बोलो। जी मैं आसिफ। क्या बता सकता है कि स्टार में जो पता है वहाँ बंटवारे के वक्त कौन रहता था? वो क्या, मैं उस पते पे गया था लेकिन वहाँ अब कोई नहीं रहता, और वहाँ के लोगों ने कहा कि आपको पता होगा। दिखाओ तो जरा। बैठो बैठो। वैसे तो मैं इस इलाके को इतने अच्छे सिरे से नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वहाँ पे काफ़ी लोहाना, मीरानी और
वीरवानी जैसे खानदान रहा करते थे। लोहाना और वीरवानी जैसे मतलब? हाँ, बंटवारे के वक्त वहाँ पे काफी हिंदू रहा करते थे। ये क्या बैगन बातें कर रहे तुम? कुछ नहीं, आप थोड़ा अपने जहन पे जोर दीजिए ना और याद कीजिए वहां जो रहते थे वो अब कहाँ है। कराची के इस जनूबी इलाके में काफी लोहाना रहा करते थे, लेकिन बंटवारे में सभी हिंदुस्तान रवाना हो गए तो उन्हीं के साथ काफी लोहाना खानदान भी गए हैं। हाँ, याद आया, तुम जिनकी बात कर रहे थे ना, बड़ा अफसोस बंटवारे में हुए दंगों में वो अल्लाह के प्यारे हो गए थे। लेकिन उनकी बड़ी बेटी को कराची के शुमाली इलाके में एक दरगाह में हमने देखा। जनाब, इस पते पे पहले लोहाना खानदान के लोग कुछ रहा करते थे। आपको कुछ पता है क्या उनके बारे में? याद कीजिए कुछ भी लोहाना कुछ याद। सुनिए, आप लोगों से क्यों पूछ रहे हैं लोहाना खानदान के बारे में? मुझे उन लोगों के खानदान में एक को बड़ा पोटी होता, उसका पता चाहिए था। लोहाना खानदान अब कराची में तो क्या, इस जमीन पर भी नहीं। उनके बारे में पता करने की कोशिश मत कीजिए। और आपको ये सब क्यों पता है? बस पता है, और कुछ नहीं बता सकती। जो भी काम था आपका उनकी बड़ी बेटी से, वो अब नहीं हो पाएगा। मगर वो मौलवी बाबा तो बोला मेरे को कि लोहाना की बड़ी बेटी जिंदा है। वो भी नहीं जिंदा तो छोड़ो। रुकिए, ये तार आपके पास कैसे आया? ये तो कोई पुराना तार होता, फिक्र मत करो। नहीं रुको, आपको मुझे ये बताना होगा कि ये तार आपको कहाँ से मिला। कोई पुराना तार होता बोला ना। मैंने कहा ना, आपको बताना होगा मुझे। इसको बड़ा समझ नहीं आता क्या तुमको? काय को बताने का हो तो मैं तुमको इस तार के बारे में क्योंकि मैं ही लोहाना खानदान की बड़ी बेटी हूँ। क्या? हाँ, अब आपको मुझे ये बताना होगा कि ये तार आपको कहाँ से मिला और क्या काम था आपका मुझसे। लोहाना, तुम मेरे को ये बताओ कि अगर तुम लोहाना हो
तो ये दरगाह में बुर्का पहन के काय को फिर रही? हाँ? बंटवारे के वक्त मुझ जैसी बहुत सी लड़कियों और औरतों के साथ जबरदस्ती हुई थी। हमारा मजहब बदला गया था और जिनके पास ताकत है वो लोग आज भी यही सब करते आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि आपको इसकी कोई खबर नहीं है। और ये तार, ये मेरा है। क्या बेकार बातें कर रही है? ये तार मेरे को मेरी अम्मी के पास से मिला है। आपकी अम्मी? उनके पास कैसे आया ये तार? ये तार तो हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले मौसी से आया था। क्या? 10 साल पहले बंटवारे के वक्त। और जब लाहौर दिल्ली रेल से मेरे भाई और चाचा चाची हिंदुस्तान गए तो उनके सामान में था ये तार। हिंदुस्तान रवाना होने के बाद उनकी कोई खबर नहीं आई, इसलिए आपको मुझे ये बताना ही होगा कि ये तार आपकी अम्मी के पास कहाँ से आया। कहीं आपकी अम्मी मेरे भाई या चाचा चाची से मिली तो नहीं थी? क्या वो उनको जानती हैं? कुछ बोलिए, कुछ तो बताइए। कोई आ रहा है, मुझे निकलना चाहिए। आप भूल जाइए ये सब जो भी हुआ। अरे रुकिए! आसिफ, चल जल्दी इस काम को खत्म करते हैं, फिर आका के घर दावत पे भी तो जाना है हम सभी को। आसिफ, क्या हुआ आसिफ? ऐसी मनहूस शक्ल लेकर क्यों बैठा है आसिफ? मैं गया था उस पते पे जो उस तार पे है। क्यों आसिफ? खान साहब ने कहा तो था कि उस पते पर अब कोई नहीं रहता। क्या जरूरत थी वहां जाने की? क्या हुआ? अब रो क्यों रहा है आसिफ? क्या हुआ आसिफ? उस पते पे हिंदू रहा करते थे हैदर, हिंदू। हिंदू? वो भी कराची में? ये कैसे हो सकता है? बंटवारे से पहले की बात है हैदर। लोहाना खानदान के लोग रहा करते थे वहां पे। बंटवारे के वक्त जो जिंदा बचे
वो हिंदुस्तान चले गए होंगे। लोहाना, कुछ भी। ना जाने तुझे ऐसी बातें कौन बताता रहता है। किसी को बताने की क्या जरूरत है हैदर? उस खानदान की बड़ी बेटी से मिलकर आ रहा हूं मैं। और सच बोलूं तो उसके साथ जो भी होता आ रहा है वो सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ उसके साथ आसिफ? क्या हुआ उसके साथ? बलात्कार हुआ है, बलात्कार। उसके पूरे खानदान को बंटवारे के वक्त मार दिया गया और उसके बाद से उसके साथ सिर्फ जबरदस्ती होती आ रही है, सिर्फ जबरदस्ती। और जानता है सबसे बुरी बात क्या है? मुझे काफी शक हो रहा है कि शायद मैं भी एक लोहाना हूं। आसिफ, तू ठीक तो है ना? तू जानता है ना जिहाद असगर के इस कैंप में बैठकर ये सब सोचना भी मना है। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। पहले लगता था कि बस हिंदुस्तान की सरकार घटी, लेकिन अब यहां आकर लगने लगा है। क्या लगने लगा? क्या लगने लगा है आसिफ? यही कि अंधेरा दोनों जगहों पे है, अंधेरा दोनों मुल्कों में। और हमें लगता है कि अंधेरा सिर्फ एक जगह है। देख आसिफ, कल हम सब हिंदुस्तान निकल रहे हैं उसी भारत सरकार को करारा जवाब देने जिन्होंने तेरी अम्मी का खून होने दिया। लेकिन मेरी अम्मी को भी तो तेरे और मेरे जैसे लोगों नहीं मारा होगा ना, तो किस अम्मी का बदला लूं अब मैं? किन लोगों को अपना दुश्मन मानूं और किसके लिए लड़ाई करूं मैं? किस मजहब के लिए लड़ूं मैं हैदर? किस मजहब के लिए लड़ूं? तू हिंदू नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। और अगर होगा भी तो भी अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तूने ताउम्र सिर्फ उस अल्लाह की परस्तिश की है। और आज अगर तूने उसी से मुंह फेर लिया जिसने तुझे बचपन से रास्ता दिखाया है, तो तू भी एक काफिर ही होगा। काफिर नहीं हैदर, मुसाफिर है बस। जिनके रास्ते और मंजिलें दोनों एक किताब में लिखी हुई बातें और उनको पढ़ने वाले लोग तय करते हैं। आसिफ, 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 तेरी इन सब बातों का जवाब देने का वक्त अब नहीं है हमारे पास। 1 घंटे में आका के घर दावत है, चुपचाप वहां पर चल, उसके बाद हम इस पर बात कर लेंगे। काफी देर हो चुकी है। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। 1 घंटे में दावत है, चल जल्दी। क्या हुआ? कुछ नहीं, चल चलते।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ। तुम सभी लोग कल हिंदुस्तान के लिए रवाना हो रहे हो, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी काम है जो हमारे ख्याल से आज ही खत्म कर देना चाहिए। काम भी और लोग भी। इस तार को पहचानते हो? आका आका एक भी लोग नहीं आसिफ, ले आओ उसको यहां। पहचाना इसे? लोहाना, जिस खानदान की बड़ी बेटी को तुम ढूंढ रहे थे, उसको घर दिया हमने, और बंटवारे के बाद से हमारे ही रहमो करम पे पलती आ रही है ये। खान साहब ने ही इस तार वाले पते पर कौन रहता है पता करने बोला था, जब तुम में से यहां कोई आया भी नहीं था। बोलो आसिफ, पहचानते हो ना इसे? नहीं आका, हम नहीं जानते। बोलो आसिफ, पहचानते हो ना इसे? बड़ी बहन है ना तुम्हारी ये? नहीं आका, मैं बिल्कुल नहीं जानता इसे। मैं तो बस इसे दरगाह के बाहर मिला था, और हमारा कोई रिश्ता तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तब तो तुमको इससे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। फारूक! करो इसे! क्यों आसिफ, क्यों? इतने महीनों की तालीम के बाद भी इन फिजूल बातों से मकसद गवा बैठे हो, क्यों? जिहादी बनने का मौका सबको नहीं मिलता, वो पाकिज़गी सबको नहीं मिलती जो एक जिहादी को मिलती है। गलत, सब गलत। हम यहाँ हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ जंग की तैयारी करने आए थे। मासूम लोगों की जिंदगी लेना नहीं सिखाया था हम लोगों को कभी। और किस मजहब की बात कर रहे हैं आप? मैं पैदा किसी और मजहब में हुआ था और खुद को किसी और मजहब का मानता है, और आखिर में उन्हीं लोगों जैसा बन गया जिन्होंने ऑपरेशन पोलो की आड़ में मासूम लोगों का फायदा उठाया था। अगर बात अब अपने हाथ के बाहर जा चुकी है, अभी इसी वक्त इस काफिर की जिंदगी छीन लो। लेकिन आका, आसिफ को क्यों हिम्मत नहीं? आका, एक बार आसिफ से बात तो कर लीजिए। काफिरों से बात नहीं करते इधर। ऐसे कामयाबी हासिल करोगे अपने मकसद में? हाँ? अगर आज तुमने आसिफ को नहीं मारा तो जहन्नुम की आग से कोई बचा नहीं पाएगा तुमको। कोई नहीं। ये आसिफ जैसे लोग ही सबसे बड़ा खतरा है अपने मजहब के लिए। और अगर आज इनके खिलाफ जिहाद असगर शुरू नहीं किया तो मजहब और हम दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। नहीं आका, मार डालो हैदर, नहीं। इस काफिर को मार दो, मार दो। आज शाम 8 बजे से 5 आतंकवादियों ने मुंबई की 5 अलग जगह पे गोलीबारी शुरू की। इस हमले में तकरीबन 198 लोगों की जान चली गई है और 201 लोग घायल होकर अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में लड़ रहे हैं। सभी आतंकवादियों की मौका वारदात पर ही पुलिस के हाथों मौत हो गई। जिहाद असगर नामक ऑर्गेनाइजेशन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे और हमले होंगे। सूत्रों के अनुसार इन 5 में से एक आतंकवादी हैदराबाद से है।
रफ्ते आलम बमर्दी बजोर लेकिन न बरदेम बाखुदा बगोर। साहस के दम पर फतेह तो प्राप्त की जा सकती है, पर खुद के लिए एक कब्र तक दफन नहीं की जा सकती। एक कब्र। मेरे इन हाथों पर लगा हुआ खून का हर एक धब्बा मुझसे ये सवाल पूछता है, क्या गलती थी आसिफ की? क्या गलती थी आसिफ की? क्या गलती थी? वो तो बेचारा ये भी समझ नहीं पा रहा था कि वो है कौन। वो है कौन? आज तुम सभी अपनी अपनी जगह पे सही हो। आज सभी अपनी अपनी जगह पे सही है, सिवाय मेरे। मजहब इंसानों के लिए है, इंसान मजहब के लिए नहीं। ये भी कहा था खान साहब ने। लेकिन आका ने ये सब कैसे भुला दिया? मैं नहीं जानता। यहाँ लगी थी पहली गोली, यहाँ छाती में दूसरी और यहाँ गले में तीसरी। इस जंग में हम सभी शहीद हुए थे, इस कौम में शहीद हुए थे कि कयामत के दिन हमसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। हमारे साथ कोई अदालत नहीं होगी, हमारे सारे गुनाह कबूल हो जाएंगे और इस रूह की पाकीज़गी बरकरार रहेगी। क्योंकि यही कहा था आका ने हम सभी को, यही कहा था। आसिफ, मेरे दोस्त आसिफ को जब मैंने मारा तब भी यही कहा था ना आका ने। लेकिन आका, कयामत कहाँ है? कहाँ है वो कयामत? आका, कहाँ है वो नूर जिसे मेरी आंखें देख नहीं पा रही? क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं यहाँ तो बस अंधेरा है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मरने से पहले आसिफ कह रहा था, हैदर, अंधेरा दोनों जगह पे है। हमारी किस्मत, हमारे रास्ते, हमारे मंजिलें किताबों में लिखी गई बातें और उन्हें पढ़ने वाले लोग तय करते हैं। हाँ का तय कर दिया आपने हमारा रास्ता और मंजिल। जहन्नुम नहीं है ये, जानता हूं मैं। यहाँ पर कोई आग नहीं है जहन्नुम की, है तो बस अंधेरा और कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है कि जहां हमने अपनी जिंदगी गुजारी थी शायद वही जहन्नुम होगा, शायद वही जहन्नुम होगा, शायद वही जहन्नुम।
it was indeed quite evident why they won the first prize, isn't it, guys? So that was all thanks to these lovely people. And the cast of this wonderful, wonderful play included Harshraj, Bharat Singh, Kashish, Aditya Kumar, Harsh Charasia, Astha, Pratham Kapure, Hari Krishna Sahu, Pratham Kingar. We had music by Anshul Patel and Anurag Soni. Direction was by Sanskar Wavle and Bhavik Soni, and lights were by Bhavik Soni. Come on, guys, a loud cheer! हेलो ओके आई वुड फर्स्ट लाइक टू इनवाइट जिन्होंने यहाँ पे आज कव्वाली गाई थी, वो है क्या यहाँ पे कहीं अवेलेबल? और द लेफ्ट, हेलो, बैक स्टेज में देखो, उनको प्लीज़ बुलाइए। कितना अच्छा आलाप से उन्होंने शुरुआत की थी, बहुत ठीक है। जब तक वो आ रहे हैं तब तक हम शुरू करते हैं कि क्या बोलूँ, मतलब एक्चुअली मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था मुडाय के स्टेज प्ले होने के बाद। पूरे की पूरी प्रैक्टिसेस एंड डायरेक्शन एंड जो भी बैकग्राउंड वर्क था वो पूरा यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इन सब ने मिलके किया है। एंड भाविक ने काफ़ी लीड ली थी, तो भाविक के लिए पहली बात सबसे ज़्यादा तालियां हो जाए। एंड बाकी हमारी डिस्पाइट ऑफ एवरी कमिटमेंट दे हैड, डिस्पाइट ऑफ एवरी प्रॉब्लम दे हैड, एवरी एनीथिंग, कुछ भी चल रहा था, फिर भी इस प्ले के लिए फिर से वो एकजुट हुए और फिर से उन्होंने प्रैक्टिसेस की और फिर से बहुत मेहनत से कुछ चेंजेस भी दिखे मुझे पहली बार एक्चुअली ठीक है, बहुत अच्छे चेंजेस थे। तो सब कास्ट के लिए एक बार फिर से तालियां हो जाए। एंड आई गेस दैट्स इट। आप सभी के लिए ही हमने प्ले किया था और पहली बार स्टेज पे परफॉर्म हुआ, इसके पहले स्टेज पे परफॉर्म नहीं हुआ था। तो थैंक यू फोर्थ वॉल के लिए एक बार सबसे ज़्यादा वोटिंग हो जाए। अरे कवर आ गए क्या? आप आइए ना प्लीज स्टेज पे। इन तीनों ने बहुत कम समय में, बहुत टाइम क्रंच में आज ही प्रैक्टिसेस, अभी से प्रैक्टिसेस शुरू करके स्टेज पे आके यार इलाही गाना पुल ऑफ किया था। उनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। कास्ट इंट्रोड्यूस कर दे, ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। हे अनुराग सोनी, इन्होंने पूरा म्यूजिक संभाला था यहाँ पे कीबोर्ड पे एंड क्लैप बॉक्स पे, जो भी म्यूजिक बज रहा था प्ले का पूरा म्यूजिक अनुराग सोनी जी ने किया था। नेक्स्ट अप वी हैव भाविक ने पूरे प्ले की लाइट्स डिसाइड की थी एंड देन भाविक ने पूरा डायरेक्शन देखा था इस बार प्ले का। तालियां हो जाए यार, क्या बात कर रहे हो। देन वी हैड कशिश, दादी जान प्ले की, आसिफ की जो दादी का रोल उन्होंने प्ले किया था। नेक्स्ट अप वी हैव भरत सिंह, जिन्होंने आसिफ के अब्बा का रोल प्ले किया था। देन वी हैव हर्षराज ने आसिफ का रोल प्ले किया था, अपने प्ले के प्रोटैगनिस्ट का। हर्षराज को बेस्ट एक्टर मिला था एमआई में, उनके लिए तालियां हो जाए। नेक्स्ट अप वी हैव जो फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा था प्ले के दौरान और जो नरेटर था वो हैदर, जो प्रथम जिसने हैदर का रोल प्ले किया था, माय बैड। और उसके बाद हमारे सबसे प्यारे आका आदित्य कुमार, उनके लिए तालियां हो जाए। उनकी ऑडिशन पे लेनी नहीं पड़ी थी, वो आए थे मुझे ये रोल करना है, बोला अच्छा ठीक है चलो। नेक्स्ट अप वी हैव, ये सोफी है हर्ष चौरसिया, और उसको हमने एकदम एजेड रोल दे दिया था मौलवी का, उसके लिए तालियां हो जाए। और उसने बहुत ग्रेसफुली पुल ऑफ किया, बहुत ज़्यादा। और एक और बात पॉइंट आउट करना चाहूँगा, हर्ष का सीन जो था वो अपना सीन छोड़ के बाकियों का सीन डायरेक्ट करने लग जाता था, और हमेशा जब मुडाय का स्टेज प्ले होता था तो मुझे मेरी हेल्प हमेशा उसने की थी। तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज उसके लिए हो जाए फॉर हिज डेडिकेशन एंड सीरियसनेस।
नेक्स्ट अप भी है आस्था। आस्था ने कशीरा का रोल प्ले किया था, आसिफ की जो बहन थी। और आस्था के बारे में कहना चाहूँगा, जब स्क्रिप्ट बन नहीं रही थी इस प्ले की, जब मैं ब्लॉक में था, मुझे कुछ चमक नहीं रहा था क्या लिखा जाए, तब उसने ज़बरदस्ती बिठा के मुझसे स्क्रिप्ट ज़बरदस्ती लिखवाई थी। तो ये पुल ऑफ होने के पीछे उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, उसके लिए तालियां हो जाए। नेक्स्ट अप भी है हार्दिक के रूममेट। उन्होंने मौलवी जी के ऑडिशंस दिए थे और हरी पता है मुझे नाम उसका, मैं बस वियर्डली बोल दिया, ठीक है। और आपको ठीक है ये प्ले में बता दूं, आसिफ जब गिरा था यहाँ पे तो आसिफ को किसी को होल्ड डाउन करना था, बट ये जो लोग खड़े थे बस देख रहे थे क्या हो रहा है और आसिफ के हाथ फ्री थे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और इन सब के अलावा जिन्होंने भी मूडाई के टाइम पे भी बहुत बहुत मेहनत की थी प्रॉड में, एक्स्ट्रास जो भी थे, और उसके अलावा भी आज भी जिन्होंने भी, मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बस प्ले देखने आया था और वो लाइट्स का जो भी एक करना था वो कर रहा था, बट ठीक है, जिन्होंने भी बहुत थोड़ा सा भी एफर्ट मारा था उन सब के लिए बहुत 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 तालियां हो जाए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ MI। ठीक है, एंड फिर से फोर्थ वॉल काउंसिल के लिए एंड फोर्थ वॉल क्लब के लिए एक बार बहुत बहुत तालियां हो जाए। PCA से फिर से